Hello everyone, I welcome you all to our YouTube channel. So today we're gonna talk about how to excel, how to get more than 90% in boards exam. So talking about myself, I had myself scored 91% in class 10th and 12th as well. So I think I can guide you how to get more than 90% in these exams. So let's dive into the topic very deeply. अगर हम बात करें तो हम कितना कुछ भी खाते हैं ये डिपेंड करता है कि हमें भूख कितना ज़्यादा लगी है। तो हमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा इनपुट डालना पड़ेगा, कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि उस एग्ज़ाम का टफनेस कितना ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूँ बोर्ड्स में 90% से ज़्यादा लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग उसके लिए कुछ ज़्यादा तुम्हें एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स नहीं करनी पड़ेगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तुम्हें उस तरह से नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी, एक सिंपल स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंसी के साथ ना तुम आसानी से मोर देन 90% क्लास 10 से क्लास 12 से किसी भी बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो। सो इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट क्लास 12। तो मेरे PCM थे एंड मेरे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट फाइनेंस करके थे, तो वो तुम्हारे जो भी होगी वो तुम देख लेना। तो मैं सब्जेक्ट वाइज तुम्हें बताता हूँ कि मेरी क्या प्लानिंग थी, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, जिससे मैंने क्लास 12 में 90% लाया। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो ये उस भोज की ना डिज़र्ट की तरह है, जिसे तुम अगर लास्ट में खाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। और अगर इंग्लिश में बात करें तो इट्स ऑल अबाउट राइटिंग स्किल्स, कि तुम कैसे अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, कैसे तुम अपने वर्ड्स को रख पा रहे हो, कैसे अपने व्यूज़ को बता पा रहे हो वहाँ पे। तो इंग्लिश में 2 ही बुक आते हैं हमारे, और कुछ खास रहता नहीं है। तुम अगर समरी यूट्यूब से या कहीं से भी तुम देख लेते हो और फिर थोड़ा सा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, थोड़ा सा जो उसमें टेक्स्ट में जो लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं उनसे प्रैक्टिस कर लेते हो और लास्ट में कुछ सैम्पल पेपर पर लगा लेते हो, तो तुम्हारा इंग्लिश कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाता है अच्छी तरीके से। और अगर मैं बात करूँ कि किस चैनल को तुम फॉलो कर सकते हो इंग्लिश के लिए, तो काफ़ी चैनल्स है। पर मैंने जो प्रेफर किया था वो एक अनअकैडमी की टीचर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, पर वो शायद तुम लोग वेल अवेयर होगे उनसे, तो तुम उन्हें फॉलो कर सकते हो इंग्लिश के लिए। और लाइक उनके तुम समरी या शॉर्ट नोट्स तो समरी को देख लोगे, और एक बार अगर मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छा करना है तुम्हें, वर्ड्स की तुम्हारे पास स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो तुम एक बार ना बुक रीडिंग कर लोगे, NCERT बुक रीडिंग कर लोगे, तो उससे ना काफ़ी क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि क्या आंसर को किस तरह से रखना है। मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर तुम लोग कर सकते हो तो ऑल इन वन करके एक बुक आता है। अगर तुम उससे देखोगे ना तो उसमें समरी पूरा दिया हुआ रहता है, और फिर ना लास्ट में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं। तो अगर तुम मुझे एक बार पढ़ लोगे ना उन सब आंसर्स को, तो वो एग्ज़ाम तो हमारे लिमिटेड आवर्स का ही रहता है ना, उसमें हम ज़्यादा सोचने चले जाएंगे तो फिर लिखने का कुछ नहीं रहेगा टाइम। तो अगर हमें पता रहता है कि इसका आंसर इस तरह से लिखा जाता है तो हम बेटर वे में लिख सकते हैं। तो मैं प्रीफर करूँगा अपनी तरफ से कि तुम ऑल इन वन ले लो, और फिर उसके आंसर्स ना थोड़ा एक बार पढ़ लिया करो, कि हाँ जब तुम अपना आंसर लिखने जाओ तो तुम्हें पता रहे कि हाँ ये वर्ड यहाँ लिखना है, ये वर्ड यहाँ लिखना है। तो और ग्रामर की बात करें तो वो लेटर वेटर आता है, तो वो तुम थोड़ा लास्ट में, अगर ऑनेस्टली बात करें तो तुम अगर इंग्लिश को 2 मंथ देते हो ना लास्ट के, उसमें इंग्लिश तुम्हारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर तुम काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो बोर्ड के लिए कि नहीं मुझे तो 98 97 लाना है, तो मैं प्रीफर करूँगा कि ठीक है संडे सैटरडे को तुम रख सकते हो, जब एक चैप्टर उस दिन पढ़ लिया करोगे। तो आई गेस इंग्लिश के लिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा तुम कुछ इंग्लिश में करके भी क्या है, 97 इतना पे भी तुम ले ही आओगे। और करोगे तो एक्स्ट्रा इनपुट देने के लिए और भी सब्जेक्ट है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। चलो तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में मेरे बोर्ड में 96 आए थे, तो आई गेस मैं अच्छे से तुम्हें बता सकता हूँ कि इस पर क्या। तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, सबको पता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। और लगभग ऑलमोस्ट सबका वेटेज बराबर ही रहता है। पर अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में ना तुम्हें बस एक फार्मूला बेस्ड 3 नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा। मेरे अपनी बात करें तो मेरे में एक 3 नंबर का आसान सा न्यूमेरिकल दे दिया गया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और फिर उसे सॉल्व कर लिया गया था। तुम्हें फिजिकल में चैप्टर्स ही कितने हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, बस ये 4 चैप्टर है, तुम्हें इन्हें अच्छे से कर लेना है। तुम अगर इसके फॉर्मूलाज देख लेते हो, कुछ थ्योरी है, कुछ कंसेप्ट है, वो तुम कर लेते हो, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, थोड़े ग्राफ है वो देख लेते हो, ये तुम्हारा 100% प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा वो जेईई के लेवल के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते केमिस्ट्री में, बेसिक तुम्हारे एग्जाम्पल्स तुम देख लोगे। तुम एक्सरसाइज नहीं भी सॉल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है केमिस्ट्री के लिए, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। तुम अंदर के वो एग्जाम्पल्स देख लोगे और थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, कंसेप्ट तुम्हें पता रहेगा कि इसका क्या कंसेप्ट है, तो तुम इसे आसानी से कर सकते हो। बात करें अगर इनऑर्गेनिक की, तो हाँ ये थोड़ा रहता है कि इनऑर्गेनिक में तुम्हें वो मतलब प्रिपरेशन, सब कंपाउंड का प्रिपरेशन, फिर उसके फॉर्मेशन, फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल रिएक्शन याद करने पे, तो ये ना तुम्हें वो, अगर तुम्हारी रिटेंशन पावर अच्छी है, तुम अच्छे से याद कर पाते हो, तो तुम यहाँ पे एक्सेल कर जाओगे, यहाँ पे कुछ लोगों से तुम आगे बढ़ जाओगे। तो मतलब इनऑर्गेनिक भी ठीक ही है वो। मैं ये प्रेफर करूँगा कि तुम इसे ना मतलब कुछ देर पर तुम इसे करते रहो ताकि ये रिवाइज होते रहे।
अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की, जो मेरी फेवरेट थी और बेसिकली मैंने काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनिक पढ़ा था। तो ऑर्गेनिक की बात करते हुए सबसे पहले तो मैं प्रीफर करूँगा कि तुम जीओसी और हाइड्रोकार्बन इनको तो अच्छे से कर ही लो। अगर तुमने 11th के सारे पार्ट स्किप भी कर दिए ना, तो जीओसी और हाइड्रोकार्बन तुम टाइम लेके कर लोगे। मैं दोनों का तुम्हें इंपॉर्टेंस बताता हूँ। देखो, हाइड्रोकार्बन की बात करते तो तुम हाइड्रोकार्बन में ना बहुत सारा नेम रिएक्शन देखोगे, जो तुम्हें ना आगे आने वाले चैप्टर्स में तुम्हें हमेशा यूज रहेगा। तो तुम अगर उसे पहले ही पढ़ रखे हो तो तुम्हें पता रहेगा कि अच्छा ये ग्रिग्नार्ड है, ये है, तो वो तुम्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जीओसी तो तुम्हें पूरा ही केमिस्ट्री में हेल्प करने वाला है, ऑर्गेनिक में उसके बिना तो तुम मतलब किया जा सकता है। देखो ऐसे मतलब काफ़ी लोग बोलते नहीं किया जा सकता, पर वो वही है कि तुमको सिर्फ याद करना पड़ेगा, फिर तुमको समझ में नहीं आएगा कि ये बॉन्ड क्यों टूटा, ये क्यों फॉर्म हुआ, तो उतना कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम बस रट्टा मार के चले जाओ। तो मैं प्रीफर करूँगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 15 दिन या 10 दिन दो और इन दोनों चैप्टर को पहले अच्छे से कर लो। उसके बाद तुम ऑर्गेनिक में डाइव इन करना। अगर तुम इन दोनों चैप्टर को अच्छे से करके जाते हो ना, तो मुझे लगता है तुम्हारा 20 से 25 दिन में ना तुम्हारा आगे का भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उतना ज़्यादा टाइम लेगा नहीं तुमसे, वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा वो। तो ऐसे तुम ना केमिस्ट्री, मैंने खुद ऐसे की थी। और फिर ना लास्ट में तुम्हें सैम्पल पेपर सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि सैम्पल पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं बात करूँ तो तुम अगर लास्ट में कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व कर लोगे, कुछ PYQs लगा लोगे, तो वो इनफ है। आसानी से तुम केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हो और काफ़ी डिसेंट मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और बेसिकली अगर बात की जाए तो ट्रेंड भी ऐसा ही रहता है कि केमिस्ट्री ना थोड़ा ईजियर साइड पूछा जाता है। वो NCERT का बुक तुम्हारे लिए काफ़ी है, मोर देन इनफ है केमिस्ट्री के लिए। NCERT का बुक दोनों सब तीनों चीज़ के लिए बात करो, फिजिकल इन ऑर्गेनिक बस NCERT कर लो, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। तो चलो अब बात करते हैं फिज़िक्स की। जो मैं फ़िज़िक्स की ऑफलाइन कोचिंग जाता था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। उन्होंने काफ़ी अच्छे से सर ने पढ़ा रखा था, तो मुझे लगता है फ़िज़िक्स की भी मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ। तो चलो फिज़िक्स की बात की जाए तो फिज़िक्स में तुम्हारे मतलब ठीक है, ये फिज़िक्स ना तुम ये नहीं कह सकते हो कि NCERT लेवल के ही क्वेश्चंस आएंगे। तो फिज़िक्स में ना थोड़े ठीक क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं। मैं पर्सनली अपने टाइम की बात करता हूँ, तो वो ना मैं 2022 बैच का हूँ, तो मेरे टाइम में ना काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे गए थे। थियोरेटिकल क्वेश्चन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है फिज़िक्स में, और ना वो न्यूमेरिकल टाइप तो शिफ्ट होते जा रहे हैं फिज़िक्स में। अगर फिज़िक्स की बात करें तो देखो, फिज़िक्स में NCERT पढ़ने का कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। NCERT में तुम्हें बोर्डिंग लगेगा कि पता नहीं है क्या लिख रखा है। सेकेंड पार्ट का NCERT पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स उधर टाइप का, तो हाँ वो हाँ ठीक है, वो थोड़ा थियोरेटिकल टाइप चैप्टर भी है, तो वो सब में समझ में आ जाएगा। पर इधर बात करूँ मैग्नेटिज्म की, इलेक्ट्रोस्टैट्स की, कैपेसिटेंस की, करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो इन सब में तुम्हें लगेगा यार क्या लिखा हुआ है, तुम बोर हो जाओगे। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं पर्सनली नहीं मैंने किया था और नहीं मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि NCERT थ्योरी के लिए पढ़ो। ठीक है, मतलब कर सकते हो, अच्छा ये अगर कुछ भी बेस्ट नहीं होता वो पढ़ोगे तो ठीक है, वो कंसेप्ट अच्छे ही होंगे, पर वो ना तुम वो फ्रस्ट्रेट होने लगोगे पढ़ के। ऑनेस्टली मतलब बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था। सेकंड, अगर थ्योरी की बात की जाए ना, तो मतलब DC पांडे की बुक बहुत सही आती है थ्योरी के लिए। मैंने देखा उन्होंने काफ़ी अच्छे से थ्योरी को कर रखा है। पर ठीक है, हम बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें प्रीफर करूँगा जहाँ भी तुम कोचिंग करते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, तुम ना नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो पूरा, और नोट्स को बार बार रिवाइज करो। जो भी डेरिवेशन है उसको देखो, और ना फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से एकदम रिटेंशन कर लो, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो, और उस पर ना थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इन टेक्स्ट में जितना भी क्वेश्चन है वो सारे कर दो, ठीक ना। और ना वो एग्जाम्पल सारे कर दो, और ना चैप्टर के इन में जितने क्वेश्चंस है ना, तुम ट्राई करो कि वो ना मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम कर सको। अब ये ज़रूरी नहीं कि तुमसे वो क्वेश्चंस बन जाएंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के आते हैं वो NCERT के एक्सरसाइज में फिजिक्स के। तो तुम ट्राई करो कि जितना तुमसे बन पाता है तुम उसे सॉल्व करो, और जो नहीं बन पाता है ऑनलाइन सोल्यूशंस देखो या कहीं भी टीचर सोचर से देखो। तो ऐसे करोगे तो, और लाइक फिजिक्स में ना तुम्हारा सबसे ज़्यादा वो डिवीज़न मैटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एक तो 15 चैप्टर है, बहुत सारे डेरिवेशंस है, नए नए कॉन्सेप्ट है चैप्टर में, फिर हर का नया नया फार्मूला, और लाइक काफ़ी ठीक ठाक ले मतलब तुम रे ऑप्टिक्स ही पढ़ने जाओगे ना तो लगभग 1 महीना से ऊपर रे ऑप्टिक्स में लग जाएगा। मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स में आओगे तो इलेक्ट्रोस्टैट्स तो काफ़ी लंबा चलेगा, तो वो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, लेकिन थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे फिजिक्स से। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम्हें लव है फिजिक्स में, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिजिक्स ऐसे तुम कर सकते हो। और मैं बताता हूँ, मेरे 92 के आसपास फिजिक्स में आए थे, 92 आए थे सर। तो मैंने ऐसे किया था कि मैं जो मेरे सर ने पढ़ाया था, मेरे पास नोट्स भी है, उसमें तो बोलोगे तो दिखा दूँगा। नोट्स से कर लिया था, नोट्स पूरा अच्छे से बना लिया था, नोट्स को रिवाइज करता था। मैंने लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन लिटरली मैंने न्यूमेरिकल बहुत सॉल्व किए थे, जिससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ था एग्जाम में, क्योंकि लिटरली बहुत कम क्वेश्चन थ्योरी से पूछे गए थे। न्यूमेरिकल बहुत थ्योरी से मुझे लगता है बस सेमी कंडक्टर से मेरे में थ्योरी से पूछा था, बाकी तो न्यूमेरिकल साइड काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं प्रीफर करूँगा तुम्हें कि फिजिक्स को ना थोड़ा न्यूमेरिकल अप्रोच से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना, कंसेप्ट पूरा अच्छे से करना, और फिर ना उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगाना। तो फिजिक्स के बाद अब बात करते हैं मैथ्स।
तुम्हें बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे कि मैथ्स के लिए एनसीईआरटी कर लो, इट्स मोर देन इनफ फॉर बोर्ड, मोर देन इनफ फॉर बोर्ड। लिटरली मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मेरा मैथ्स उतना कुछ खास नहीं रहा था। बोर्ड्स में मेरे 82 83 ही आए थे मैथ्स में। मैंने एनसीईआरटी कर ली थी, मैंने आर एस अग्रवाल भी लगाई थी, पर पता है फिर भी ना इंटीग्रेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे मेरे में, जो मैंने एग्जाम से आने के बाद मैं ढूंढ रहा था एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन कहाँ है, आर एस अग्रवाल में कहाँ है, मुझे कहीं नहीं मिला था वो क्वेश्चन। तो मैं तुम्हें अगर एनसीईआरटी की बुक सजेस्ट करूँ तो तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आर एस अग्रवाल, इन तीनों बुक को अच्छे से कर लेना, अच्छे से कर लेना। कोई भी तुम्हें बोले कि एनसीईआरटी कर लो, हाँ अगर तुम्हें 80-85 मार्क्स लाना है तो तुम ठीक है, तुम एनसीईआरटी करके जाओ, तुम्हारे आ जाएंगे। पर तुम अगर वो टॉप के क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा तुम्हें कि तुम कैसे भी करके एटलीस्ट एग्जाम्पलर सॉल्व करो, एग्जाम्पलर पूरे सॉल्व करो। तो ऐसे करने पे तुम्हारे मैथ्स में भी आ जाएंगे। और मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो तुम बस, मैं तो ये प्रीफर करूँगा कि रात में सोने से पहले हेडफोन लगा के फिर बैठ जाओ कंप्लीट करने के लिए, 50 क्वेश्चन एक फ्लो में सॉल्व कर दो, फिर कल तो वैसे ही करो, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। ये थे मेरे 4 सब्जेक्ट, PCM 3 सब्जेक्ट थे और एक इंग्लिश थे मेरे। और